हरिद्वार में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संत समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और योग गुरु स्वामी रामदेव मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। स्वामी रामदेव ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। विकसित भारत बनाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। शिक्षा में सुधार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। इसके अलावा स्वामी रामदेव ने वंदे मातरम के विरोध करने वालों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा, वंदे मातरम को देवी देवताओं और धर्म से जोड़ना गलत है। वंदे मातरम मां की उपासना है। नेशन वन इलेक्शन को आशीर्वाद दिया है सब संतों ने, क्योंकि हम संतों के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी के हम उपासक हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं भी बाधित होती हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का होने से हमारे जो गुरुजन, जो लगभग उनका 30% समय तो चुनाव कराने में लग जाता है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। और कुछ राजनेताओं को ऐसा लगता है कि स्टेट पार्टियां उनका कहीं मोक्ष ना हो जाए। इस देश का वोटर को आप उसको बेवकूफ़ मत समझिए। देश का वोटर बहुत समझदार है। स्टेट में किसको चुनना है, केंद्र में किसको चुनना है, और किसको ऐसे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको स्टेट और जो है नेशन दोनों में एक साथ चुनना है, उसका निर्णय उसको करने दीजिए। आप अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों के लिए इस देश के हितों से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए सब संतों ने एक मत से तय किया है कि ये बात दूर तक जानी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से ये देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। देश को प्रधानमंत्री जी ने 100 से ज्यादा ऐसी विकास योजनाएं शुरू की हैं, जिससे कि 2047 तक विकसित भारत बने। हम तो चाहते हैं कि 2040 तक ही बन जाए। तो इस कार्य से वह और गतिशील होगा ये लोकतंत्र। और चुनाव सुधारों को लेकर के और भी प्रतिबद्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ लोग सड़कों पर संसद में हंगामा और अराजकता करके ऐसा चाहते हैं कि हम लोकतंत्र को बंदी बना लेंगे, लोकतंत्र को हम कैद कर लेंगे। भैया, चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री बन सकते हो, सपने सभी देख सकते हैं। देश के संविधान ने आज़ादी दी है सबको, ये अधिकार दिया है कि आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख सकते हो। लेकिन प्रधानमंत्री देश के वोटर बनाते हैं। आप दिवा स्वप्न ना देखें। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कहूँगा, सुधार यद्यपि शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, लोकतंत्र के विविध घटकों में सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिए भी देश की सरकार भी काम कर रही है, आगे भी काम होते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश में कुछ अच्छा काम हो ही नहीं रहा, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी 5, 7, 10 साल के बच्चों को आगे कर रहे हैं कि थाना घेर लो, एसपी को घेर लो, डीएम को घेर लो, सड़कों के ऊपर खड़े हो जाओ। नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को आंदोलनों में धकेलना चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक है, 18 साल की उम्र के बाद के जो नागरिक है, उनको आगे आना चाहिए। कोई भी आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं तो कहता हूं अन्याय से छात्रों के साथ हो रहा है, अन्याय से एक मरीज के साथ हो रहा है, अन्याय से जवानों और किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय से एक SC/ST के साथ हो रहा है, और अन्याय से एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज SC/ST का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। SC/ST का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है, तो एक ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे कि देश में तो लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, ब्राह्मण तंत्र चल रहा है, बढ़िया तंत्र चल रहा है। ऐसी बातें बोलना भी ये संविधान और देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो SC/ST को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, न ब्राह्मण को, और न सन्यासी को। सन्यासी को गाली देना आजकल एक नया फैशन हो गया। और आपस में समाज में ऐसे भेद की दीवारें खड़ी कर दी हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम। हमने ठाना है कि हम भारत को दुनिया का श्रेष्ठतम देश बनाएंगे, भारत की करेंसी को दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी, भारत की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को दुनिया की श्रेष्ठतम शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था। इसलिए मैंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम। धामी जी ने अच्छा किया, यहाँ पर समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू करवाई, मदरसा बोर्ड बंद कराया, एक जैसी शिक्षा, एक जैसी चिकित्सा, एक जैसे संवैधानिक अधिकार देश के सब नागरिकों के हैं। इस दिशा में बड़ा कार्य हुआ। तो ऐसे कार्यों की अनुशंसा होनी चाहिए। और मैं कह रहा था, जब देश आगे बढ़ेगा तो देश की करेंसी दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी होगी। भारत का पासपोर्ट इतना मजबूत होगा कि हमें 150 देशों 200 में जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा देश हम सबको मिलकर के बनाना पड़ेगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी भारत से प्रेम करते हैं,
वो इस विषय का विरोध नहीं कर सकते। एक बात वंदे मातरम के भी संदर्भ में मैं भी बोल रहा था, कुछ लोग संस्कृत पढ़े नहीं है, वो कहते हैं ये वंदे मातरम में तो कोई दुर्गा की कोई और किसी मंदिर की कोई मठ की पूजा कर रहा है। हम भारत माता को ही कह रहे, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही हमारे लिए धर्म है, वही विद्या है, वही हमारा मंदिर है, वही हमारे 10 प्रहारों को धारण करने वाली है, वही हमारे लिए अप्रतिम है, वही हमारी इष्ट है, अभिष्ट है। तो जो लोग इस वंदे मातरम में देवी देवता मठ मंदिर इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है वो संस्कृत से और संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। उनको थोड़ी संस्कृत पढ़ लेनी चाहिए और थोड़ा उनको बोध होना चाहिए कि हमने भारत माता को सारी उपमाएं दी। हम मेरा मठ, मेरा मंदिर, मेरी पूजा, मेरा कर्तव्य, मेरा मंतव्य, मेरा गंतव्य, मेरा धर्म, मेरा सर्वस्व मेरी भारत माता है। ये वंदे मातरम का अर्थ है। अब उसको लोग ना समझ करके, अरे भारत मेरी विद्या है, तुम ही धर्म, तुम ही हृदय, तुम ही मर्म, तुम्हार प्रतिमा घड़ी मंदिर है, तो सब कुछ जब हमारी वाणी विद्या दायिनी माँ तुम ही हो, तो हमने वहाँ कोई सरस्वती की उपासना नहीं की, कोई दुर्गा की उपासना नहीं की है। जो ये कहते हैं अबला के नु माँ, ये तो बोले, अरे कौन कहता है माँ तुम अबलाओ? तो माँ की उपासना को मठ मंदिरों से, देवी देवताओं से जोड़ करके फिर ये कहना कि ये तो इस धर्मी संस्कृति के विरोध में, ये सब बौद्धिक दिवालियापन है, ये ठीक नहीं है। कंगना रनौत विवाद पर भी योग गुरु स्वामी रामदेव बोले। उन्होंने कहा कि वो विवाद बढ़ाना नहीं चाहते। स्वामी रामदेव ने क्या कहा, आप देखिए सर। लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तानी फौज का असली चेहरा क्या है, ये पाकिस्तान की आवाम बताने के लिए सड़कों पर उतर गई है। बलूचिस्तान पीओके में बरपता करने वाली पाकिस्तानी फौज अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी बेनकाब हो गई है। प्रदर्शन की तस्वीरें दुनिया को बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तानी फौज का असली चेहरा क्या है। हजारों लाखों की भीड़ नारे लगाकर बोल रहे हैं, पाकिस्तानी फौज मतलब दहशतगर्द, पाकिस्तान में मेजर जनरल मतलब दहशतगर्द। लोगों की चीख पुकार, नारेबाजी, प्रदर्शन, इसके खिलाफ लगातार अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के ही लोग अपनी सेना को आतंकी कह रहे हैं। पहले बात भारत कहता था कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रचती है, दुनिया भर में टेरर फैलाती है। अब पाकिस्तान भी कहने लगा है कि पाकिस्तानी भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी मतलब दुनिया में दहशतगर्दी करने वाले आतंकी। पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन का ये वीडियो मुनीर और उसकी फौज के होश उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि पिछले करीब 2.5 महीने से पीओके में प्रोटेस्ट जारी है, हजारों लोग सड़कों पर हैं। घर में घुस कर सरेरा गुजरे जुल्म है, सब जुल्म शामों सवेरे जुल्म है, घर में घुस कर सरेरा क्या पढ़ना है, बच्चों बूढ़ों खवातीन पर जुल्म है, लफ्ज में है दूध है, इस कदर जुल्म है। वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये कैप्टन कर्नल, ये कैप्टन कर्नल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पीओके के लोग अभी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रोटेस्ट को लीड कर रही ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि अब पीओके के लोग ना तो पाकिस्तान सरकार को कोई टैक्स देंगे, ना बिजली का बिल भरेंगे। सरकारी स्कूलों और दफ्तरों का भी बहिष्कार किया जाएगा और अगर आसिम मुनीर की फौज बेगुनाह लोगों पर गोली चलाएगी तो फिर जवाब में पाकिस्तानी फौजियों की लाशें भी गिराई जाएंगी। देखिए, पीओके में प्रोटेस्ट का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी फौज जो कर रही है उसके खिलाफ अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर है और सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है कि अगर खून बहाया जाएगा आम लोगों का या मासूम पीओके के रहने वाले लोगों का, तो फिर जो फौज की लाशें हैं वो भी गिराने में गुरेजे लोग नहीं करेंगे। अब ये जो प्रोटेस्ट है, जो तस्वीर समीर जी हम देख रहे हैं, क्या होगा इसका अंजाम?
देखिए, तो तय है कि लंबे समय से वहाँ पर चल रहा है और आसिम मुनीर की फौज ने वहाँ पर तमाम तरह के अत्याचार करने के बाद, उनको मारपीट करने के बाद, गोलियां चलाने के बाद भी वो इनका हिम्मत और हौसला नहीं तोड़ पाए और ये दिन पर दिन उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। और खबर ये भी आ रही है कि आसिम मुनीर इससे इतना परेशान है कि अभी ये खबर आ रही है कि 19 से लेकर 21 अगस्त के बीच में तुर्की से 60 की ज़्यादा उड़ानें पाकिस्तान पहुंची और तमाम तरह के ड्रोन, अत्याधुनिक ड्रोन तुर्की ने अभी पाकिस्तान को दिए। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर डबल फ्रंट के ऊपर बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक तो पीओके के अंदर जिस तरीके से चल रहा है और बलूचिस्तान में जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान आर्मी के जवानों को बलूचिस्तान ने मारा है और उनके 60 से ज़्यादा चौकियों पर जिस तरीके से कब्जा बलूचिस्तान ने कर लिया है, वो एक बड़ी चुनौती आसिम मुनीर के सामने। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ऑपरेशन ऑल आउट की एक तैयारी कर ली है और वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जितनी पाकिस्तान की चौकियों पर बलूचिस्तान ने कब्जा किया वो भी मुक्त कराना है और पीओके के अंदर भी ये जो आंदोलन हो रहा है आज़ादी का, इसको कुचलने का तैयारी आसिम मुनीर सरकार ने कर ली है। तो क्या आसिम मुनीर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इनके ऊपर सेना का इस्तेमाल करेंगे, सेना की पाकिस्तान में और पीओके में करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि पीओके की जनता ने तय कर लिया कि जिस तरीके से आसिम मुनीर ने उनका दमन किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने इनका दमन किया है, इनके साधन संसाधन सुविधाओं को जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने उनको ना देकर बाकी जगह शिफ्ट किया गया, तो उनका ये गुस्सा स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि हमें आज़ादी चाहिए। अभी अपनी करेंसी, अपना सिस्टम नेटवर्क बनाने की तैयारी में इतनी बड़ी जनता अगर सड़क पर उतर आएगी तो मुझे लगता है कि फौज की भी ताकत नहीं होगी कि वो उनके ऊपर टैंक और गोला बारूद चला सके। आने वाले दिनों में मुझे लगता है लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन यह तय है कि जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है बाहर से भी, आने वाले दिनों में यह एक स्वतंत्र होगा। और मुझे लगता है जब ये देखते होंगे भारत के तरफ कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 खत्म हो गई, किस तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा है, बच्चे एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में नौकरियाँ मिल रही है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको भी लगता होगा कि भाई हमारा इतना बड़ा एरिया है, कम से कम जो भारत ने अपने लोगों को सुविधाएं दी है वैसे हमें मिलना चाहिए। और मुझे लगता है ये भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये खुद ही कहे कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और भारत को बोले कि आप हमें अपने इसमें विलय कर लो, कम से कम बेहतर जिंदगी तो जी सकेंगे। सूरज, कोई भी हो, आसिम मुनीर को मुंह की खानी पड़ेगी एक बार फिर से। ये इन तस्वीरों को देखकर तय है। फौजियों के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और खुद पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जो जनरल है, मेजर है, सब दहशतगर्द हैं, सब आतंकी हैं। यानी खुद ही पोल पाकिस्तान अपनी आर्मी की खोल रहा है और ये पाकिस्तान की सड़कों पर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, ये सब कुछ पीओके में हो रहा है। उधर पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ चुके हैं, तो अब भारत ने भी पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। लश्कर के सरगना हाफिज सईद को लाहौर तक समन भेजने की तैयारी है। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए का समन विदेश मंत्रालय के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगा। आतंकी हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जम्मू की विशेष अदालत तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुकी है और अब लाहौर तक ये जो समन है एनआईए का वो पहुंचाया जाएगा। यानी कि हाफिज सईद का खात्मा कैसे हो या हाफिज सईद पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इसकी भी पूरी तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है। विजय जी, ये जो समन की बातें हैं, ये क्या, किस दिशा में इस कदम को समझा जाए? लाहौर तक समन पहुंचेगा विदेश मंत्रालय के थ्रू, क्या होगा इसमें? नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है ताकि दुनिया को ये कहा जा सके कि भाई देखो हम जो काम कर रहे हैं, जो लोगों ने हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी है उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। बाकी कोई नतीजतन तौर पे कुछ होने वाला हो इसकी संभावना तो कतई नहीं है। एक अपना पेपर वर्क और अपना स्टैंड क्लियर करना दुनिया के सामने, और जब कभी बात हो, यूएन में बात हो, तो आप कह सकें कि भाई भारत का जो मामला था उस पर पाकिस्तान ने काम नहीं किया। लेकिन जो असली मसला है जिसकी चर्चा अभी समीर जी ने भी की, पाकिस्तान पीओके की और बलूचिस्तान की, कि वहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और उससे बड़ी बात जो तुर्की की तरफ से जो डिफेंस औजारों की, हथियारों की जो सप्लाई हुई है पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान में, वो वहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों से निपटने के लिए है, पीओके के लोगों से निपटने है। उससे ज़्यादा मुझे ये आशंका मुझे लगती है कि कहीं पाकिस्तान, क्योंकि जब पाकिस्तान के जो लोग हैं, बड़े लोग जो सरकार संभाल रहे हैं, सिस्टम संभाल रहे हैं, मुनीर साहब हैं, शहबाज साहब हैं, उनके कब्जे से, उनके नियंत्रण से उनके हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, तो वो इस सब के लिए भारत के खिलाफ कोई ना कोई गड़बड़ी करने की साजिश ना कर बैठे, क्योंकि उनको लगता है यही एक रास्ता है, तो वो संभाल नहीं सकते। पीओके की जैसी हालत होगी वो संभलने वाला उनसे है नहीं, बलूचिस्तान का स्थिति भी वो नहीं है। तो पाकिस्तान का जो बचा हुआ हिस्सा है वो उनके साथ खड़ा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान भारत के
अंदर कोई गड़बड़ी करे। इस आशंका को मैं नकार नहीं रहा, मतलब ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन जब जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब होते हैं तो वो उसके डाइवर्ट लिए करता है भारत की तरफ डाइवर्ट करने का काम करता है। इस साजिश को, इस आशंका को ध्यान हमें रखना चाहिए। बाकी सब की बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, वो उनके बस की बात अब नहीं रही है वहाँ से। तो वो, और मैं तो उन सब दोस्तों से, दुनिया भर के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनसे, उनकी चुप्पी से हैरान हूँ कि वो सब लोग यहाँ पर क्यों नहीं बोल रहे। दुनिया के बहुत सारे देश भी हैं और बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं जो यहाँ पर तो जरा सी बात हो जाए उस पर इतना हंगामा करते हैं, और वहाँ जो कुछ हो रहा है न उनके सपोर्ट में आए हैं, न उनके लिए कुछ बोलने वाले हैं, न कोई उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिल्कुल ज्यादती पर ज्यादती हो रही है, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रेस क्लब में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, दिल्ली के अलग अलग जैसे जो जहाँ जहाँ ऐसे उनकी भाषा में कहें तो जो जलसे संगोष्ठियाँ होती हैं, उनमें किसी में इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो दुनिया के किसी हिस्से पर भी, तो गाजा पर कितनी चर्चा करते हैं, गाजा पर बाकायदा यहाँ सेमिनार होता है, इस्लामिक सेंटर में जाकर सेमिनार करते हैं, तो यहाँ वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक जरूरी बात जिसको मुझे लगता है कि देश को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ये दृश्य 2014 के पहले भारत में जो हमारे हिस्से में है वहां प्लांट किया गया था। 2014 के बाद वो भारत जो पाकिस्तान के कब्जे में, अवैध कब्जे में है, वहां होना शुरू हो गया है। जो लोग भारत की, नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म के खिलाफ क्या कैसे सरकार सोचती, उसको कहते हैं कि कैसे हम समझें क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। उसको समझने के लिए जो कुछ पीओजेके में हो रहा है, जो वहां के लोग कह रहे हैं कि सेना की वर्दी के लोगों को जो कह रहे हैं, पाकिस्तान को जो समझा रहे हैं, आसिम मुनीर को जो समझा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए, आपको मोदी डॉक्ट्राइन उसी में आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया था और इस पर पाकिस्तान लगातार बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान लगातार इस पर रोता पीटता दिखता है, कभी भारत को कीदड़ भपकी देता है तो कभी दुनिया के सामने रोता है। पाकिस्तान की दुखती रग एक बार फिर से सामने आई है। पाकिस्तान के मंत्री एहसास इकबाल ने आरोप लगाया कि भारत सिंधु जल समझौते को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एहसास इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे को सुलझाने की कूटनीतिक कोशिश कर रहा है। Because it is an international agreement, and this time around the Indian government has unilaterally held it in abeyance, and that sort of creates a new challenge that first time probably water has been weaponized in modern history, and we now face this threat that they can use water as a weapon to deny Pakistan water when it needs for its crops and release it when we don't need it. So these dams that we are constructing would also be our buffer. But I think at the same time, we cannot let this go unnoticed. We are using all the diplomatic. अब देखिए, पाकिस्तान की दुखती रग तो है ही राहुल महाजन जी, और इस पर पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग बयानबाजी की जाती है। कभी वो धमकाता है और कभी जैसे अभी ये कह रहे हैं एहसास इकबाल कि हम कूटनीतिक तौर पर तैयारी कर रहे हैं कि इस मसले को सुलझाया जाए। देखिए, बहुत समय से शहबाज शरीफ और बाकी लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि ये जो सिंधु जल समझौता है, जिस तरह से भारत उसको नहीं मान रहा है, वो हमारे लिए जो है पूरी वॉर जैसी स्थिति है। ये कई बार वो कह चुके हैं। अब जो विजय जी कह रहे थे, ये बात बड़ी सीरियस है कि जिस तरह से पिछले दिनों में जो एक्टिविटी नूर खां बेस पर देखने को मिली है, जिस तरह से तुर्की और चीन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो लगातार वहाँ पे उतरे हैं, और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने समुद्र में जहाज़ों को मारने की ड्रोन्स जो हैं तुर्की से लिए हैं, और दूसरी तरफ से जो बैटरीज, जो एंटी मिसाइल बैटरीज जो हैं वो टूट गई थी, उनकी खराब मतलब बर्बाद हो गई थी सिंदूर में। सिंदूर जब पूरा ऑपरेशन हुआ था, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने रिप्लेस किया और बैटरीज जो हैं उस तरह की ली है। तो ये एक सीरियस इशू बन जाता है, और वो तब और सीरियस हो जाता है जब खैबर पख्तूनख्वा में, POK में, बलूचिस्तान में और अब कराची में रिसेंटली जो बिजली की कटौती है, 12-12 घंटे जो बिजली नहीं आ रही, उसको लेकर सारा समाज वहाँ पर, सारी जनता जो है वो सड़कों पर आ गई है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्थितियाँ पाकिस्तान में बन रही हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ जो एग्रीमेंट किया, डिफेंस एग्रीमेंट किया, ये सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए अपनी इंटरनल जो वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाए जो भारत के खिलाफ हो।
बिल्कुल। अब देखिए पाकिस्तान इस वक्त खुद ही उलझा हुआ है, आसिम मुनीर इस वक्त खुद ही उलझा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे निकले, लेकिन अभी कोई रास्ता उसको दिख नहीं रहा। एक और ऐसे ही उलझे हुए युद्ध की बात कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है आपको बताते हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर डील चाहता है, इस पर ईरान कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन अब जो ट्रंप ने कहा है वो ईरान को बिल्कुल रास नहीं आने वाला। ट्रंप ने हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र बता दिया है। वो हॉर्मूज जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा, उसे ट्रंप ने अमेरिकी टेरिटरी कह दिया है। मिडिल ईस्ट बमों और मिसाइलों की बरसात फिलहाल तो रुकी हुई है इसमें, मगर ट्रंप का ये बयान काफी कुछ बदल सकता है। ईरान ने पूरा का पूरा फोकस अपनी मिलिट्री अरेंजमेंट्स को और मजबूत करने में लगा दिया है। इस बीच हॉर्मूज को लेकर ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आया है। Nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. अब कोई नई बात तो समीर जी नहीं है जो ट्रंप कह रहे हैं, बार बार हॉर्मूज पर अपना दावा ठोकना। अब तो ऐसे ही है कि बस एक्सेलरेट करना चाहते हैं सिचुएशन को और ज्यादा। देखिए ट्रंप नए नए सपने देखते रहते हैं। पहले उन्होंने देखा था कि कनाडा को अपना 50वां राज्य बना देंगे, वो नहीं हो पाया। फिर बीच में उनको सपना आया कि ग्रीनलैंड को वो ले लेंगे। उस समय उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड मुझे दे दो, वो वहाँ नहीं कर पाए। और लगातार पहले इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया और बाद में अकेले अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके। अब ये कह रहे हैं कि हॉर्मूज पे अमेरिका की टेरिटरी होगी। ट्रंप इस बात को जानते हैं कि हॉर्मूज पे कब्जा करना उनके लिए संभव नहीं है किसी भी स्थिति के अंदर। लेकिन अब चूंकि ट्रंप इतनी बुरी तरीके से वहाँ फंस चुके हैं, देश के अंदर उनकी लोकप्रियता सबसे लोएस्ट स्टेज पर चली गई है, तो अब वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने हॉर्मूज पे कब्जा किया। आज भी वहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है कि जो नॉर्मल तरीके से वहाँ से जहाज निकलते हैं, आज भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे। और ईरान ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई हॉर्मूज पे किसी तरह से समझौता नहीं किया जाएगा, वहाँ से टैक्स देना पड़ेगा। और तब तक अमेरिका हमारी बातें नहीं मान करेगा, तब तक हॉर्मूज को हम नॉर्मल नहीं होने देंगे। तो अब क्या ट्रंप सिर्फ ये कह देने से कि भाई अमेरिका का हिस्सा वो बन गया है, अमेरिका उसको कंट्रोल करेगा, वो क्या सामान्य वहाँ से जहाज़ों की आवाजाही हो जाएगी, मुझे नज़र नहीं आता। फिलहाल वहाँ पर ईरान का पूरा दबदबा बना हुआ है। और ईरान के अलावा हुतियों ने जिस तरीके से बाकी पोर्ट पर जिस तरीके से कब्जा कर लिया, अभी हमारे ही 2 जहाज वहाँ बंधक बना लिए थे, वहाँ के नाविक बंधक हो गए थे। तो नई समस्या और खड़ी होती जा रही है। सिर्फ अमेरिका में बयान दे देने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। ईरान के लिए अभी भी हॉर्मूज बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका का उस पर कोई कब्जा नहीं हुआ है और वो स्थिति अभी सामान्य होने में लंबा वक्त लगने वाला है। क्या अमेरिका उस पर समझौता करेगा, क्या ईरान कोई बातचीत करेगा? बातचीत जारी है, अमेरिका उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहा है। ईरान तमाम शर्तों से अमेरिका से बातचीत कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बयान देने के बाद भी ईरान का दावा और दबदबा अभी भी हॉर्मूज पे बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपने कनाडा का जिक्र किया था, तो एक खबर भी बता दें, कनाडा अमेरिका के जितना करीब है उतना ही दूर हो गया है। ट्रंप जब से सत्ता में लौटे हैं, कनाडा से उनकी अलग ही केमिस्ट्री चल रही है और ये नतीजा हुआ है कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद कड़वे हो गए हैं। कनाडा ने अमेरिका के साथ सारे आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। वॉशिंगटन में ट्रेड डील को लेकर 3 दिन तक मीटिंग चली। कनाडा का आरोप है कि अमेरिका ने ऐन मौके पर शर्तें बदल दी, जिससे ये वार्ता फेल हो गई। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा है कि अब हम अमेरिका से उसी के अंदाज में निपटेंगे, डॉलर के बदले डॉलर की तर्ज पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कनाडा के 20 अरब डॉलर के उत्पाद पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, जिसके खिलाफ अब कनाडा भी अमेरिकी उत्पादों पर हैवी टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है। मतलब दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर अब और भी ज्यादा भीषण होने वाली है। अब देखिए हॉर्मूज पर अपना दावा ठोक रहे हैं हर्षवर्धन जी ट्रंप, लेकिन जो अपने थे, जो दोस्त थे, जो नजदीकी थे, वही दूर हो रहे हैं उनकी बदलती नीतियों की वजह से। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि इसका मतलब जो कहते हैं ना कि समस्या आईने में नहीं है, समस्या चेहरे में है, और वो चेहरा ट्रंप का है। क्योंकि कनाडा का केस दुनिया के सामने दूसरी तरह से देखा जाना चाहिए। जब जस्टिन ट्रूडो वहाँ थे तो उनसे उनका झगड़ा चलता था और उन्होंने एक दिन लिखा कि हम इसको अपना 51वां राज्य बना देंगे, 51st स्टेट घोषित कर देंगे। ट्रूडो की नीतियां ऐसी थीं जो बहुत से मामलों पर अतिरेकी थे, वो भारत के खिलाफ भी जाते थे, दुनिया के और देशों के खिलाफ उस तरह से बात करते थे। तो जो उनका सबसे अलाई देश था उसको ट्रूडो की वजह से तब ये माना गया कि ट्रंप शायद उस अमेरिका को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया के उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ चलता है। अब वहाँ बदल कर कार्नी साहब आ गए मेरे ख्याल से। अब उनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां बहुत ओपन दिखती हैं, आज की दुनिया के लिहाज से बहुत बेहतर दिखती हैं। वो कह रहे हैं कि कनाडा सबके साथ अपना संबंध बनाएगा। अब हालांकि उस संबंध बनाने में उन्होंने कहा कि भाई हम चीन के साथ भी संबंध बनाएंगे, भारत के साथ उन्होंने अपने रिश्ते बेहतर किए, जो कुछ था वो भी बेहतर किया।
सवाल यह है कि अब कहां दिक्कत है? दिक्कत है ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज में। कोई भी देश अपनी सोवरेनिटी को छोड़कर आपके पीछे नहीं चल सकता है, और शायद वो वक्त भी गया जब आपके पीछे पीछे चलना पावरफुल होने की निशानी माना जाता था। वो वाला भी खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको शायद समझना पड़ेगा कि आप दुनिया के अलग अलग देशों के साथ जो रिश्ते करते हैं, और जब आप कहते हैं ना कि हम टैरिफ वॉर लगा रहे हैं, तो क्या कनाडा कुछ वैल्यू एडिशन अमेरिका के लिए नहीं कर रहा था? अगर नहीं कर रहा था तो कनाडा और अमेरिका तो ऐसे हैं कि जहां वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, आप निकल के चले जाते हैं, आपको नागरिकता मिल जाती है एक तरह से। वहां के बहुत से लोग जो अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलती है तो वाया कनाडा वो एंटर करते हैं। उस रिश्ते को आप यहां तक बिगाड़ कर पहुंचा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है आपकी पॉलिसी में बड़ी गड़बड़ है। इसी के साथ कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, राहुल जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।